सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के अंतर्गत आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह में अध्याय 2 और इसका शीर्षक है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई थी उसके कुछ संकलित अंश हैं। और ये जो संकलित अंश हैं ये काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं सभ्य वेश में। गांधी जी के कुछ अनुभव हैं जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान या इंग्लैंड में रहने के दौरान उन्होंने अनुभव किए थे, उसी से संबंधित ये कुछ बातें हैं। ठीक है, जो उनकी आत्मकथा में संकलित है, आत्मकथा में लिखा गया है और उसी में से इसको संकलित किया गया है। तो इसमें हमने पाठ की शुरुआत पिछले वीडियो में कर दी थी। आज हम दूसरे भाग में इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 14 पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था कि सभ्य बनने के लिए गांधी जी ने कितने प्रयास किए। वे मांसाहारी ना होकर के अन्नाहारी थे। उनके मित्र चाहते थे कि वह मांसाहारी बने और यहाँ के सभ्य तौर तरीके सीखे। मांसाहारी तो वे नहीं बने, अन्नाहारी रहे, लेकिन मतलब शाकाहारी ही रहे, लेकिन उन्होंने अन्य तरीक़ों से सभ्य बनने की कोशिश की और इसमें उनका बहुत सा समय और बहुत से रुपए बर्बाद भी हुए, व्यर्थ खर्च हुए। अब हम इससे आगे पढ़ रहे हैं कि और उन्होंने क्या क्या किया। पर इतनी टीम टाम ही काफ़ी न थी। अकेले सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़े ही बना जा सकता था। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे। यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि इतना ही काफ़ी नहीं था, इतनी टीम टाम मतलब इतना प्रयास ही काफ़ी नहीं था सभ्य बनने के लिए। और इसी कारण से बहुत से अन्य गुण भी थे जो उस समय सभ्य होने का प्रतीक माने जाते थे। तो उसका उल्लेख भी यहाँ गांधी जी कर रहे हैं कि सभ्य पुरुष को नाचना आना चाहिए। वहाँ की सभ्यता में शामिल था कि जो सभ्य पुरुष है, पढ़ा लिखा है, उसको डांस आना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, इसलिए फ्रेंच सीखना भी आवश्यक था। और मुझे यूरोप घूमने की इच्छा भी थी। यूरोप घूमना चाहते थे वे, और यदि वे फ्रेंच भाषा सीख लेते तो क्योंकि फ्रेंच भाषा जो है वो सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा भी थी, तो उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होती। तो इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना आना चाहिए, मतलब कि लच्छेदार भाषण, मुहावरेदार भाषा में, लाक्षणिक भाषा में उनको भाषण देना भी आना चाहिए। ये भी सभ्य पुरुष की पहचान थी। तो कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे, एक कक्षा में भर्ती हुआ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, नृत्य सीखना था उनको, और नृत्य सीखने का उन्होंने सबसे पहले निश्चय किया, इसलिए वे एक कक्षा में भर्ती हुए। मतलब उन्होंने एक क्लास ज्वाइन की, डांस क्लास, और एक सत्र के मतलब एक सेशन के उन्होंने पूरे 3 पाउंड जमा करवाए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे। 3 हफ्तों में उन्होंने 6 सबक सीखे, 6 स्टेप सीखे डांस के। पैर ठीक से तालबद्ध पढ़ते न थे। पियानो बजता था पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में ना आता था। जैसे मतलब पियानो की धुन पर उनको डांस करना होता था। आपने देखा है ना, कई जैसे इंग्लिश मूवीज़ वगैरह होती है या हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह होती है, तो उसमें वे जो डांस कर रहे होते हैं, पियानो चलता रहता है, कपल डांस कर रहे होते हैं, तो किस प्रकार से पियानो की धुन पर वे अपने पैरों को थिरकाते हुए डांस करते हैं। तो उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने भी ऐसा प्रयास किया, पर न तो उनको पियानो की धुन समझ में आती थी, न उनके पैर उन धुनों पर सही प्रकार से पड़ते थे, थिरकते थे। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था। मतलब अगम्य मतलब जिस तक पहुँचा ना जा सके, वो उनकी समझ से, उनकी पहुँच से बहुत बाहर था। और उस पियानो की धुन पर 1 2 3
ताल पर उनके पैर बिल्कुल भी सही नहीं पड़ते थे। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हो गया। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए गाय, यूँ बाबा जी का परिवार बढ़ा। उसी तरह मेरे लोभ का परिवार भी बढ़ता गया। छोटी सी कहानी है कि घर में बहुत सारे चूहे हो गए और फिर बाबा जी ने क्या किया कि बिल्ली पाल ली। फिर बिल्लियों से वे इतने परेशान हो गए, बिल्लियों के लिए कुत्ते पाल लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बाबा जी का कुनबा बढ़ता गया, परिवार बढ़ता गया, परेशानियां कम होने के बजाय और अधिक बढ़ती चली गई। तो इसी प्रकार से जो गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो शुरुआत की थी, उसमें उन्होंने डांस सीखना ज़रूरी था, या फ्रेंच भाषा आना ज़रूरी था, या लच्छेदार भाषण देना ज़रूरी था। ये सब सभ्य होने के प्रतीक माने गए थे, पहचान थी। इन्होंने नृत्य सीखना शुरू किया। अब नृत्य जो है वो इनसे सही नहीं बैठ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वायलिन बजाना सीख लूँ, तो सुर और ताल का ख्याल हो जाएगा। मतलब यदि मैं वायलिन बजाना सीख लूँ तो मुझे सुर ताल का थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। और उस 3 पाउंड वायलिन खरीदने में गंवा दिए। इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए वायलिन सीखने के लिए सबसे पहले वायलिन खरीदना जरूरी था। उसको खरीदने में उनके 3 पाउंड खर्च हो गए, और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी दिए। और फिर खाली खरीदने से ही तो कुछ नहीं होता, सीख नहीं पाते। इसलिए वायलिन सीखने के लिए जो क्लास उन्होंने ज्वाइन की उस पर भी खर्च हो गए, उसकी फ़ीस लग गई। भाषण करना सीखने के लिए एक तीसरे शिक्षक का घर खोजा। और भाषण किस प्रकार से दिया जाता है, अच्छा भाषण देने के कौन से तरीके हैं, क्या शैली है, वो सब जानने के लिए उन्होंने एक तीसरा शिक्षक देखा। और उन्हें भी एक गिन्नी तो भेंट की ही, मतलब फ़ीस तो वहाँ भी उनको देनी पड़ी। बेल की स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी। पिट का एक भाषण शुरू किया। पिट का एक भाषण था जो स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट बुक में लिखा हुआ था। मतलब इन्होंने क्या क्या किया, बेल के द्वारा लिखी गई एक बुक थी वो खरीदी अच्छा भाषण देना सीखने के लिए। इसके अलावा उन्होंने पिट का एक भाषण देना भी शुरू किया। और इन बैल साहब ने मेरे कान में घंटी बैल बजाई। कैसे बजाई? मैं जागा। बैल साहब जो थे उनकी इन्होंने बुक पढ़ी थी, और उसे पढ़ करके ही उनको एक बात समझ में आई। और वो बात क्या थी कि मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है। महात्मा गांधी को ये बात समझ में आई कि उनको परमानेंट यहाँ इंग्लैंड में तो रहना नहीं है। लच्छेदार भाषण करना सीख कर मैं क्या करूँगा? नाच गाकर मैं सभ्य कैसे बनूँगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूँ। पढ़ने के लिए गए थे वे इंग्लैंड, तो उन्होंने विचार किया कि मैं तो एक विद्यार्थी हूँ और मुझे कौन सा इंग्लैंड में पूरा जीवन बिताना है। वायलिन तो मैं अपने देश में रहकर भी सीख सकता हूँ। भाषण दे करके मैं क्या करूँगा, और नाच गा कर के मैं सभ्य कैसे बन सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपना विद्या धन बढ़ाना चाहिए। मतलब उनको समझ में आया कि जिस लक्ष्य को लेकर के वे भारत से इंग्लैंड आए हैं वो तो लक्ष्य कहीं पीछे ही छूट गया था, और वे और ही बातों में लग गए थे। तो यहाँ पर उन्हें इस बात का एहसास हुआ, और अब मुझे अपने पेशे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मतलब वो जो करना चाहते हैं एक विद्यार्थी के रूप में उनको वही करना चाहिए। ये बात उन्हें समझ में आ गई। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। मतलब अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने सद्व्यवहार से यदि लोगों के बीच में मैं सभ्य समझा जाऊं तो ये मेरे लिए ठीक है, नहीं तो फिर मुझे इस प्रकार से सभ्य बनने का लालच छोड़ देना चाहिए। उनको ये बात समझ में आ गई थी, और यही बात यहाँ पर समझाई गई है। इस पूरे पाठ को इस पाठ को यहाँ पर संकलित करने का कारण यही है कि लेखक हमें बताना चाहते हैं कि जो एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहिए, ना कि दूसरों को देख करके उनका अनुकरण करना चाहिए। तो विद्यार्थी को विद्यार्थी कर्म करना चाहिए, इस बात को इसमें बताया गया है। इन विचारों की धुन में मैंने उपर्युक्त आशय के उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया।
मतलब कि जो भाषण शिक्षक थे उनको मैंने क्या किया, उनको गांधी जी ने क्या किया कि उपर्युक्त आशय जो अभी ऊपर वाला पैराग्राफ हमने जो पढ़ा है उसमें बताया ना गांधी जी ने कि लच्छेदार भाषण देके मैं क्या करूँगा, नाच गा कर के सभ्य कैसे बनूँगा, या फिर इंग्लैंड में मुझे कौन सा पूरा जीवन बिताना है, मैं एक विद्यार्थी हूँ और मुझे एक विद्यार्थी की भांति सोचना चाहिए और मुझे वही करना चाहिए जो जिस लक्ष्य को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ, या फिर अपने पेशे से संबंधित कार्य ही मुझे करना चाहिए, इससे संबंधित तैयारी मुझे करनी चाहिए। ये सब कुछ लिख करके उन्होंने जो भाषण सिखाने वाले उनके जो टीचर थे उनको एक पत्र लिख दिया। उनसे मैंने 2 या 3 पाठ ही पढ़े थे, उनसे 2 या 3 पाठ ही उन्होंने सीखे थे। नृत्य शिक्षिका को भी एक ऐसा ही पत्र लिख दिया, जो डांस सीखने के लिए जिस शिक्षिका के पास ये जाते थे उनको भी इस प्रकार का एक पत्र लिख दिया। वायलिन शिक्षिका के घर वायलिन लेकर पहुंचा, वायलिन लेकर के उनके घर गए, उन्हें जिस दाम में भी वह बिके बेच डालने की इजाज़त दे दी। उनको अब वायलिन से कोई काम नहीं था, उनको समझ में आ गया था कि अब उन्हें क्या करना है, और इसीलिए जाकर के उन्होंने शिक्षिका से आग्रह किया कि उनका ये जो वायलिन है ये वो जिस दाम में बिके किसी को बेच दे। उनके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था, इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। उनके साथ में वो जो वायलिन सिखाने वाली शिक्षिका थी उनके साथ में उनका एक मित्रवत संबंध हो गया था, और इसी कारण से उनके मन में ये जो मोह वाली बात आ गई थी, सभ्य बनने की बात आ गई थी, इस बारे में उन्होंने उनको बताया था। तो नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्होंने पसंद की, और उनको भी, शिक्षिका को भी उनकी ये बात पसंद आई, इसलिए उनका समर्थन भी किया। सभ्य बनने की मेरी यह सनक लगभग 3 महीने चली होगी। सभ्य बनने की जो उनकी सनक थी, जो पागलपन था, वो लगभग 3 महीने तक चला होगा गांधी जी का। पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बना। हाँ, ये ज़रूर था कि जो उन्होंने जिस प्रकार के कपड़े पहनने शुरू किए थे वो तो बरसों तक उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाया, लेकिन वे एक अच्छे विद्यार्थी बन गए थे। ठीक है, तो ये परिणाम हुआ। तो ये जो पाठ है इससे हमें ये संदेश भी मिलता है, ये शिक्षा भी मिलती है कि एक विद्यार्थी को विद्यार्थी कर्म करना चाहिए, विद्यार्थी धर्म निभाना चाहिए, चाहे वो पढ़ने के लिए देश के किसी कोने में चले जाए या दुनिया के किसी कोने में चले जाए, किसी देश में चले जाए, लेकिन उसे अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, अपने रीति रिवाजों को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही जो सबसे ऊपर की बात है वे अपने संस्कारों को ना भूले, और जिस उद्देश्य को लेकर के हम जहाँ गए हैं एक विद्यार्थी के रूप में, हमें अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, ना कि दूसरों की होड़ा होड़ी में सभ्य बनने के चक्कर में हम अपना समय व्यर्थ कर दें, हम अपना धन व्यर्थ कर दें, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और ये भी बताई गई है कि अपने सदाचार के द्वारा ही हम सभ्य कहलाते हैं, अपने आचरण के द्वारा, दूसरों के साथ हम अपने व्यवहार के द्वारा ही सभ्य कहलाते हैं, न कि बाहरी दिखावा करने से। तो ये बात अब आपको एक विद्यार्थी के रूप में समझ में आ गई होगी कि एक विद्यार्थी के रूप में आपके क्या कर्तव्य हैं और आपको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर पेज नंबर 15 में जो उनकी आत्मकथा का दूसरा अंश दिया हुआ है वह है बलवान से भिड़ंत। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब इनके आत्मकथा के दूसरे अंश की हम शुरुआत कर रहे हैं, और ये है बलवान से भिड़ंत। और ये जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहते थे, दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय के बात है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 15। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटें। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना जोहानिसबर्ग में था। मैं यह देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी, चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। मेरे पास रोज़ शिकायतें आती, हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100-100 पाउंड देकर चले आ रहे हैं।
इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, कौन करेगा। मेरी भी यही भावना थी। यदि यह सड़ांध दूर न हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। देखिए, जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में थे, एक वकील के रूप में थे वे, और वहाँ पर एशियाई अधिकारियों का जो सबसे बड़ा थाना था वह था जोहानिसबर्ग में। और महात्मा गांधी ने इस बात का अनुभव किया था कि उस थाने में हिंदुस्तानियों चीनियों के साथ में बहुत भेदभाव किया जाता था, और मतलब उनकी रक्षा करनी तो दूर बल्कि उनका शोषण किया जाता था। रोज़ गांधी जी के पास में इस संबंध में बहुत सी शिकायतें आती थी, क्योंकि वे एक वकील भी थे, तो उनके पास में शिकायतें आती थी। उन शिकायतों में लोग क्या कहते थे कि हकदार दाखिल नहीं हो सकते, मतलब जो न्याय पाने के हकदार हैं वे यहाँ पर प्रवेश नहीं पा सकते हैं, लेकिन बिना हक वाले जो हैं या फिर जो शोषण करते हैं वे स्वयं यहाँ पर 100 पाउंड देकर के, मतलब रिश्वत देकर के चले आते हैं। तो अगर इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। महात्मा गांधी से वे बड़ी उम्मीदें लेकर के आते थे। अपनी शिकायतें करते समय वे कहते थे कि यदि आप हमारे इस दुख दर्द को दूर नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। और गांधी जी की भी यही भावना थी। वे चाहते थे कि किसी भी प्रकार से ये भेदभाव दूर किया जा सके। भारतीयों के साथ में या चीनियों के साथ में वहाँ पर जो शोषण हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है, उसको वे भी दूर करना चाहते थे। तो ये कहते हैं कि यदि यह सड़ांध दूर ना हो, एक प्रकार से ये सड़ांध की तरह थी, ठीक है, कि जिसको दूर करने का उपाय ना किया जाए तो वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो यदि यह सड़ांध दूर ना हो तो ट्रांसवाल में मेरा बसना व्यर्थ है। जोहानिसबर्ग के ट्रांसवाल में वे रहते थे। मैं प्रमाण जुटाने लगा। अब क्या, जब उनके पास में बहुत सारी ऐसी शिकायतें आने लगी महात्मा गांधी के पास में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबूत जुटाने शुरू किए। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव की नीति, काले गोरों की जो नीति है वो बहुत ज़्यादा थी। तो उसी के दौरान की ये घटना है, ठीक है। जब मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया, मतलब बहुत सारे जब उन्होंने सबूत जुटा लिए, तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा। तब वे वहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास पहुँचे। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। उस कमिश्नर को देख करके उनको लगा कि सचमुच ये जो कमिश्नर है इसमें दया और न्याय की भावना है, मतलब ये न्याय करने वाला भी है और दयालु भी है। यह मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। गांधी जी कहते हैं कि जब मैं उनके पास में सबूत लेकर के पहुंचा तो उन्होंने मेरी बात को अनसुना नहीं किया, बल्कि मेरी बात को उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ में, धीरज के साथ में सुना भी और मुझे सबूतों के साथ में फिर से उपस्थित होने के लिए कहा भी। गवाहों के बयान उसने स्वयं ही लिए। जितने भी गवाह उन्होंने इकट्ठे किए थे उन सब के जो गवाह मतलब बयान हैं वे स्वयं लिए उसने, मतलब किसी अन्य अधिकारी से ऐसा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि सब कुछ स्वयं किया, अपनी निगरानी में किया। उसे विश्वास हो गया, पर जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। जिस प्रकार से गांधी जी इस बात को जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में काले गोरों के बीच में भेदभाव किया जाता है, रंग भेद नीति बहुत ज़्यादा वहाँ पर उस समय थी, और इसी कारण से गांधी जी तो इस बात को अच्छी तरह से जानते ही थे कि यहाँ पर गोरे लोगों के द्वारा गोरे लोगों को ही दंड दिलाना बहुत कठिन है, और इस बात को स्वयं कमिश्नर भी जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे। तो उस कमिश्नर ने क्या कहा, उसने कहा फिर भी हम प्रयत्न तो करें, लेकिन हम कोशिश तो करें कि मान लिया कि यहाँ पर गोरे पंचों के द्वारा, मतलब जो जज हैं जो न्याय करेंगे वे जज भी गोरे हैं, और जो अपराधी हैं वे भी उनकी ही नस्ल के हैं, वे भी गोरे हैं, तो उनके विरोध में वे कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, लेकिन हम प्रयत्न तो करें, हम कोशिश तो करें। ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे, इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ
कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूँगा। उस कमिश्नर ने गांधी जी को आश्वस्त किया, क्या आश्वासन दिया कि ऐसे अपराधी जूरी के द्वारा, जूरी मतलब न्यायाधीश, ठीक है, जो न्याय करने वाले हैं, तो ऐसे अपराधी जूरी के द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से अपराधियों को नहीं पकड़वाना तो ठीक नहीं है, मतलब हम अपनी तरफ से प्रयास भी ना करें, ये कहाँ का न्याय हुआ। तो इसलिए वे कमिश्नर ने उनको विश्वास दिलवाया कि मैं उनको ज़रूर पकड़वाऊँगा और इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपनी तरफ से मैं इनको पकड़वाने के लिए परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूँगा। मुझे तो विश्वास था ही, गांधी जी को तो इस बात का पूरा विश्वास था। दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमज़ोर प्रमाण था। और भी कई दूसरे बड़े बड़े अधिकारी थे, मतलब बड़े बड़े पदों पर आसीन थे, जिनके विरुद्ध उनके पास में इतने पुख्ता सबूत नहीं थे, प्रमाण नहीं थे। 2 के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव 2 के नाम वारंट निकाले। मतलब दूसरे जो अधिकारी थे उन पर उनको संदेह तो था, मतलब शक तो था, लेकिन उन अधिकारियों के विरुद्ध उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। लेकिन उनमें से भी 2 अधिकारी थे जिन पर संदेह नहीं बल्कि पूरा उनको विश्वास था कि ये गलत कार्य करते हैं, ये भेदभाव करते हैं, ये अन्य जातियां जो यहाँ पर रहती हैं उनके साथ में काले गोरे का भेदभाव भी करते हैं, शोषण करते हैं, उनका अन्याय करते हैं उनके साथ। इसलिए क्या किया गया, 2 के नाम वारंट निकाल दिए गए, 2 अधिकारियों के नाम वारंट निकाल दिए गए। मेरा आना जाना छिपा रह ही नहीं सकता था। गांधी जी कमिश्नर के पास में जाते थे, उनसे मिलते थे, उनसे बातें करते थे, सबूत इकट्ठा करते थे, तो उनका आना जाना लगा ही रहता था और किसी प्रकार से भी ये किसी से छिपा नहीं था, उन अधिकारियों से भी नहीं छिपा था। कई लोग देखते थे कि मैं प्रायः प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। इन 2 अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, जो अधिकारी थे उनके जासूस थे, जो पूरी निगरानी गांधी जी पर रख रहे थे। वे मेरे दफ्तर पर निगरानी रखते और मेरे आने जाने की खबरें उन अधिकारियों तक पहुँचाते थे। यहाँ मुझे यह कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज़्यादा था कि उन्हें ज़्यादा जासूस नहीं मिलते थे। इतने अत्याचारी थे वे, इतना शोषण करते थे लोगों का, इतने बदनाम थे कि अपनी जासूसी के लिए भी उनको कोई जासूस नहीं मिलते थे। ठीक है, यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही न जाते। यहाँ पर महात्मा गांधी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि इस दौरान यदि उनको हिंदुस्तानियों और चीनियों की मदद नहीं मिलती, सहायता नहीं मिलती, तो ये अधिकारी नहीं पकड़े जाते। अब इन 2 अधिकारियों में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे, मतलब उन्होंने जो सबूत उन 2 अधिकारियों के विरुद्ध पेश किए थे वे बहुत मजबूत ठोस सबूत थे। और एक के तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था। एक अधिकारी इनमें से गिरफ्तार किए जाने के बाद भाग भी गया था, इस बात का प्रमाण भी जूरी को मिल चुका था। फिर भी दोनों छूट गए। इतना होने पर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई, पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी। गांधी जी को बहुत दुख हुआ, बहुत निराशा हुई। उनको बहुत बुरा लगा कि जो न्याय करने वाले हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और मतलब कुछ अच्छा कर सकते थे, मतलब उन लोगों के साथ में न्याय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने गलत का साथ दिया, असत्य का साथ दिया और अन्याय किया। इस बात का उनको गहरा दुख पहुंचा और इसी कारण से वकालत से भी उनको अरुचि हो गई और वे ये सोचने लगे कि बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता है। मतलब गलत कार्यों के लिए यदि बुद्धि का उपयोग किया जाए तो वह बुद्धि भी किस काम की। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। यहाँ जितना हमने ये पढ़ा है बलवान से भिड़ंत, इस संबंध में जो कुछ भी पढ़ा है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहानी की तरह ही है ये पाठ, तो आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस पाठ को। तो आज की कक्षा समाप्त होती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।